हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। बेटा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका पहला ड्रामा, जो कि है द डियर डिपार्टेड, रिटन बाय स्टैनली ह्यूटन। बेहतरीन ड्रामा है ये, बहुत ही मजेदार आयरनी है इस ड्रामा के अंदर, और ये ड्रामा बेसिकली एक सटायर है। नाउ सटायर क्या होता है, इस ड्रामा के ऊपर वो किस तरीके से अप्लाई हुआ है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि ये ड्रामा क्या कहता है। बेसिकली जिस सटायर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सटायर का मीनिंग क्या होता है। कई बार हम सटायर को ह्यूमरस और आयरनी उनसे हम लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमर का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी बात इस अंदाज से कहना, भले सिंपल सी बात है, वो कोई जोक नहीं है, लेकिन कोई बात को इस अंदाज में कहना कि सुनने वाले को हंसी आ जाए या देखने वाले को हंसी आ जाए। और कई बार होती है ना कि एकदम टाइमिंग पर बोलना, कि उस टाइम पर इतना बढ़िया रिप्लाई आना, इतना शानदार आंसर आना मुंह पर, जिसको कहते हैं हाजिर जवाबी, राइट। तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड करना एकदम टू द पॉइंट कि हंसी भी आ जाए, तो दैट इज नोन एज ह्यूमर, ठीक है। वहीं पर आयरनी का मतलब होता है कि हम जो कह रहे हैं, तो बोल कुछ रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसने क्या कहा है, लेकिन वो सेम सेंटेंस का एक अंडरलाइन मीनिंग होता है। मतलब हम जो बोल रहे हैं एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, मीनिंग कुछ और है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसके थ्रू हमें वो अदर मीनिंग भी समझ में आ रहा है। मतलब ये कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उससे कोई गलती हो गई है, तो उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे वाह, तेरे से ये गलती हो गई, चल चल घर चल, आज तो मम्मी अच्छी आरती उतारेगी तेरी। तो ये जो आरती है, तो यार मम्मी आरती क्या पूजा की थाली लेकर उतारेगी? नहीं, शायद थप्पड़, जूता, चप्पल, झाड़ू और एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आरती है। तो यहाँ पर इस बच्चे को दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है, एंड द अंडरलाइन मीनिंग ऑफ द वर्ड आरती, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, राइट। सो दिस इज आयरनी, है ना। आयरनी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आयरनी। तो यहाँ पर कौन सी आयरनी होगी वो हम पढ़ेंगे, तो मैं बता दूंगी। तो सटायर क्या हुआ? सटायर वो होता है जिसके अंदर आयरनी और ह्यूमर को यूज करके सटायर बनाया जाता है। अब वो कैसे होता है? सटायर एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर होता है, ठीक है। वो सीरियस मुद्दा चाहे सोसाइटी का कोई टॉपिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल टॉपिक हो, या कैसा भी वो टॉपिक हो, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, है ना। लेकिन एक सीरियस मुद्दा होता है, गंभीर मुद्दा होता है, ठीक है। लेकिन उस गंभीर मुद्दे को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सुनने वाले, पढ़ने वाले और देखने वाले को हंसी आए। मतलब हम हंस रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर, और उसी पॉइंट पर साथ ही साथ हम समझ भी रहे हैं कि कितना ज्यादा सीरियस मुद्दा है ये, और सच कह रहा है कहने वाला। नाउ ये ड्रामा जो है, इसके अंदर क्या सटायर है? इसमें सटायर है कि किस तरीके से ब्रिटिश मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं, उनका आपस में जो प्रेम होता है वो सिर्फ एक दिखावा होता है। द रियलिटी इज दे ऑल आर ग्रीडी एंड सेल्फिश। क्यों मतलबी होते हैं, क्यों लालची होते हैं? सेल्फिश इज व्हाट? मतलबी। ग्रीड इज व्हाट? लालच। तो उनका मतलबी होना या उनका लालच करना किस लिए होता है? ये जो ब्रिटिश मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ इसलिए रखती है, पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एज उनकी जो हो जाती है, तो बुढ़ापे में क्यों अपने साथ इनको रखते हैं? ताकि कल को जब ये पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमें मिलेगी, यानी सेवा करने वाले को। तो लालच होता है, ये सेवा भाव, लव या केयर नहीं होती है अपने पेरेंट्स की तरफ, बल्कि उन पेरेंट्स के चले जाने के बाद उनका जो पैसा है ना, वो हमें मिलेगा। ये लालच होता है, ये ग्रीड होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी हंसी मजाक की बात नहीं है। अगर आप पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो ये कितना गंभीर मुद्दा है कि जिन बच्चों को हमने जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ना जाने कितने ही सेक्रीफाइसेस जिन बच्चों के लिए हमने किए, बच्चों को हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई केयर नहीं, देयर इज नो लव एट ऑल, है ना। तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो ये कितनी ज्यादा गंभीर बात है, पेरेंट्स को कितना ज्यादा दुख और तकलीफ होती होगी। गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस ड्रामा के अंदर ये गंभीर मुद्दा बहुत ही मजेदार तरीके से आपके सामने लाया गया है, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अ सटायर। कितने गंभीर मुद्दे को बहुत ही मजेदार तरीके से, कि हंसी आए, या कह सकते हैं बहुत ही लाइट टोन में आपके सामने लेकर आया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। सो दैट्स हाउ इट इज अ सटायर। मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बेटा, क्योंकि क्या होता है जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कहीं से कुछ भी बन के आ सकता है ना। मतलब जो आपके पेपर में आएगा, हमें सिर्फ उतना ही थोड़ी करना चाहिए। नो, अपने आप को लिमिट कभी मत करो। मे बी आज आपको लगे कि अरे यार जल्दी से पेपर में जाएगा, बस उतना उस हिसाब से हमें समझा दो ताकि बस हो जाए, बट यू डोंट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि लॉन्ग रन के अंदर वो आपको कितना ज्यादा आपकी ऑप्शंस को लिमिट कर देता है। क्योंकि आपकी जो लर्निंग हैबिट है या अंडरस्टैंडिंग हैबिट जो है ना, चीजों को समझने की, उनको ध्यान में रखने की, वो लिमिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छे से पढ़ने का, एक एक पॉइंट चप्पा चप्पा चैप्टर का पढ़ना और समझने की आदत ही नहीं रहती है ना।
तो इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप कभी भी अपने आप को सिलेक्टेड स्टडी तक लिमिटेड ना रखें। जो सटायर वाली ये पूरी चीज मैंने आपको बताई है, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ही आ सकता है दैट हाउ कैन यू से दैट दिस ड्रामा इज अ सटायर, हाउ कैन यू से दिस, है ना। तो आप बिल्कुल ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस इट इज अ ह्यूमरस ड्रामा, सिंस ऑल द incidents in this drama has been explained in a humorous tone, है ना, in a light tone, that's how, and a very serious point has been explained, has been expressed in a humorous way, so that's how this drama is a satire. और अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपने इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ इंसिडेंट्स ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि देखो ये बात कही तो इससे हंसी आई थी, ये बात कही तो देखो इससे भी हंसी आई थी, और इतनी सीरियस बात जिस तरह से कही गई है तो हंसी आ रही है, तो ये ह्यूमर है, ये वाली बात, पर्टिकुलर बात आयरनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, राइट। अब शुरू में ही मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो में शुरू के अंदर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करूं, ताकि आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। सो आई ऑलवेज इन्वेस्ट माई टाइम इन एक्सप्लेनिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है, सिंस ये ड्रामा है तो इसमें कैरेक्टर्स तो होंगे ही। तो देखो इसमें 2 बहनें हैं, उन दोनों बहनों के हस्बैंड हैं, इन दोनों बहनों के पिता हैं, और इन दोनों बहनों के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये कौन बहनें हैं, एक है मिसेस अमीलिया स्लेटर जो कि बड़ी बहन है, ठीक है, और इसके हस्बैंड का नाम है हेनरी स्लेटर। तो बड़े हस्बैंड वाइफ का नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर, और इनकी बेटी है विक्टोरिया स्लेटर, ठीक है। और छोटे बहन और उसके हस्बैंड का नाम क्या है, एलिजाबेथ जॉर्डन, और उसके हस्बैंड का नाम है बेन जॉर्डन, मतलब मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन, और इनके बेटे का नाम है जिमी। नाउ जिमी का इसके अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एज सच, सिर्फ 1-2 जगह पे बात हुई है, मेंशन हुआ है, अदरवाइज एज सच जिमी का बहुत अहम किरदार एज सच नहीं है इस ड्रामा में। एंड फाइनली एबल मेरीवेदर, ये कौन है, ये एमिलिया एंड एलिजाबेथ के पिता हैं, फादर हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको फादर नहीं, ग्रैंडफादर ही कहा जाएगा। इनको थ्रू आउट जो है ग्रैंडफादर ही कह के बुलाते हैं। ऐसा क्यों, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे आपको आपकी मम्मी कई बार बोलती होगी बेटा पापा को बुला कर ला, ठीक है, या पापा कई बार बोलते हैं बेटा अपनी मम्मी को बुला कर ला, है ना। तो मम्मी को बुला कर ला, पापा को बुला कर ला, तो हम ये बच्चे से क्या रिश्ता है उस व्यक्ति का जिसे हम बुला रहे हैं, हम उस रिश्ते का नाम लेते हैं कई बार, राइट। इस वजह से हम ये नाम लेते हैं। जैसे दादाजी को बुला कर ला, अब दादाजी मेरे दादाजी नहीं लग रहे, लेकिन मेरे बच्चे के दादाजी लग रहे हैं, उस हिसाब से जब हम बोलते हैं। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि मैम अमीलिया और एलिजाबेथ के तो फादर है ये, तो ये लोग इन्हें ग्रैंडपा क्यों बोल रहे हैं। अंडरस्टूड, ये ग्रैंडपा सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू होके कि भाई दादाजी को बुलाकर लाओ, दादाजी क्या कर रहे हैं, उस सेंस के अंदर ग्रैंडपा कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग ही कैसे होती है इस ड्रामा की, स्टार्टिंग ही ये हो रही होती है कि जो विक्टोरिया होती है वो घर के बाहर कहीं खेल रही होती है, लेकिन जो इसकी मदर है मिसेस स्लेटर, वो विक्टोरिया को बुला रही होती है कि जल्दी से आ जाओ, अपनी जो ब्लैक ड्रेस है मॉर्निंग वाली, यानी शोक व्यक्त करने वाली, दुख व्यक्त करने वाली या दुख प्रकट करने वाली जो ड्रेस है वो पहन लो। वाई सो, तो यहाँ पर जो एबल मेरीवेदर है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, और सुबह ही उनकी डेथ हुई है, वो अभी भी अपने रूम में ही है। और इनका रूम कहाँ है एबल मेरीवेदर का, इनका रूम है अपस्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनका रूम है। उनकी डेथ सुबह हो चुकी है, सोते सोते उनकी डेथ हो गई, और वो अभी भी अपने रूम में ही है। अब सिंस मिसेस स्लेटर के फादर की डेथ हो गई, तो सबसे पहले इसने अपनी बहन को मिसेस जॉर्डन को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। नाउ द सिचुएशन इज कि मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन घर आने वाले हैं, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर के पास मिलने के लिए आने वाले हैं। तो जितना टाइम इनके पास अभी बचा हुआ है ना मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर के पास, उतने टाइम में वो सारी तैयारियां कर लेना चाहते हैं। नाउ कैसी तैयारियां, यहाँ पर तैयारी ये नहीं है कि पिता का देहांत हो गया है तो उसके लिए बाद जो भी विधि या जो भी फ्यूनरल की जो भी प्रोसेस होती है वो सब नहीं, ये सारी तैयारियां नहीं। तैयारियां ये कि हम बेटर ब्लैक ड्रेस पहनेंगे। ब्लैक ड्रेस का मतलब होता है मॉर्निंग ड्रेस, ठीक है, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग, मतलब दुख या शोक प्रकट करने वाली जो ड्रेस होती है, जो फ्यूनरल के दौरान पहनी जाती है ब्रिटिश कल्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस बेटर होनी चाहिए, हम ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए कि जब सोसाइटी हमको देखेगी तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको और उसकी फैमिली को डिस्पाइस करेगी कि देखो ऐसे ही उठकर आ गए ये तो, और हमें ये एकदम जो सोसाइटी है वो हमारी तारीफ करेगी कि देखो बड़ी बहन ने ज्यादा जिम्मेदारी से काम निभाया है ना, छोटी बहन तो केयरलेस है, उसने बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नाउ व्हाट काइंड ऑफ जिम्मेदारी, द जिम्मेदारी इज कि जब शोक हो रहा होता है या अगेन जो फ्यूनरल हो रहा होता है, उसकी जो प्रोसेस चल रही होती है, तो उस दौरान अगर आपने ब्लैक ड्रेस नहीं पहना है, अगर आप कोई रेगुलर आउटफिट पहनकर आ गए, ठीक है, तो देखने वाले ये कहेंगे कि ऐसे ही उठकर आ गई, मतलब किस जगह कोई शादी ब्याह में थोड़ी जा रही है कि सज धज कर आइए या कोई दूसरे रेगुलर कपड़े पहनकर आइए, मॉर्निंग ड्रेस ही पहनना चाहिए ना।
बिल्कुल सही बात है, मॉर्निंग ड्रेस ही पहनना चाहिए। बट यहाँ पर क्या सोसाइटी वालों को, क्या लोगों को ये बात पता है कि छोटी सिस्टर क्यों मॉर्निंग ड्रेस नहीं पहन कर आई है? इसलिए क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था। उसे तो अभी अभी पता चला कि उसके पिता नहीं रहे और हाथों हाथ उठकर चल दी। जो बात मैं कह रही हूँ, देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन क्या हमारे इस ड्रामा में भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन है, यानी यंगर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, वो घर आने में लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं आता कि क्या पापा नहीं रहे। नो, ये नहीं आता उनके दिमाग में। क्या आता है? अच्छा पापा नहीं रहे, लेकिन अभी के अभी जाएंगे तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं ऐसे ही रेगुलर कपड़ों में आ गई। नो नो नो, अपनी मॉर्निंग ड्रेस तो मुझे रेडी करनी ही होगी। तो अपनी ड्रेसेस तैयार करने के लिए सोचो, इतना दिमाग चल रहा है कि ड्रेसेस तैयार करनी है। वो ड्रेसेस तैयार होकर आएंगी तो मैं उसी ड्रेस के अंदर सामने घर पे जाऊंगी, अपने पापा जहां रह रहे हैं ना, मिस्टर मिसेस स्लेटर के यहाँ, वहां जाऊंगी। तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकली इस मोमेंट पे सोचना, जहां इतना ज्यादा इमोशनली वीक हो जाना चाहिए बच्चों को, वहां पर इतना ज्यादा प्रैक्टिकली ये छोटी वाली बहन सोच रही है। एंड इवन बड़ी वाली सिस्टर भी कितनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, राइट? तो जब ये छोटी बहन और उसका हस्बैंड जब मिस्टर मिसेस स्लेटर के यहाँ, यानी बड़ी बहन और उसके हस्बैंड के घर पे पहुंचते हैं, तो ये बड़ी बहन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड सी होती है कि है ये तो तैयारी के साथ आ गई, ब्लैक ड्रेस के अंदर आ गई, इतना टाइम इसको कैसे मिल गया, इतनी जल्दी इसने तैयारी कहां से कर ली? दिस इज वन फाइन प्रूफ, दिस इज वन फाइन प्रूफ जो ये सजेस्ट करता है कि यहां पर पूरा ध्यान सेल्फिशनेस और ग्रीड पर है। मतलबी और ग्रीड, लालच, कि पूरी तरीके से हम सोसाइटी के सामने अच्छे बन जाए, ताकि कल को जब हम पोजेशन लें या प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमाएं तो लोग हमें ताना ना मारे। चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, वो अपनी अपनी तैयारियों में लगी है, जिम्मेदारियों में नहीं। दे आर फोकस्ड मोर ऑन द प्रिपरेशन एंड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो ये पूरा एजेंडा है। नाउ स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड करूंगी, ठीक है? अब देखिए, मिसेस स्लेटर आस्क्स हर डॉटर विक्टोरिया टू नॉट गो आउट इन द स्ट्रीट टू प्ले व्हेन हर ग्रैंडफादर इज लाइंग डेड। भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, बाहर खेलने क्यों जा रही हो? ना विक्टोरिया, शी लव्स हर ग्रैंडफादर, बहुत ज्यादा प्यार है, एंड विक्टोरिया इज द ओनली इनोसेंट वन। लेकिन फिर भी बहुत अभी छोटी है, तो डेथ हो जाना क्या गंभीरता होता है, कितना सीरियस होता है, ये विक्टोरिया को इस बात का एहसास अभी नहीं है ना? तो बेचारी मासूम है, खेलने चली गई बाहर, लेकिन इसकी मम्मी बुला लेती है। शी ऑल्सो टेल्स हर टू चेंज हर ड्रेस बिफोर हर आंट एलिजाबेथ एंड अंकल बेन अराइव इन द हाउस, कि अपने मौसी और मौसा जी के आने से पहले, यानी अंकल आंटी से आने से पहले तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। वो तुम्हें अगर इस तरीके से खेलते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? उस मोमेंट में भले ही कुछ ना कहे, लेकिन बाद में जो सोसाइटी में बातें होती है, हम तो पहुंचे तो बच्ची तो वापस खेल रही थी, कोई दुख ही नहीं था दादाजी के चले जाने का। इस तरीके की बातें होती है ना समाज में। तो दैट इज व्हाट हियर इन दिस ड्रामा स्टेनली इज ट्राइंग टू सजेस्ट, कि कितना भी सीरियस मुद्दा हो, चाहे किसी की डेथ ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन हम किसी के बारे में उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने में नहीं चूकते। सामने वाले के वीक पॉइंट्स या कभी भी कोई गलतियां हैं, तो गलतियां हम ऐसे इमोशनल मौके पे भी उन गलतियों को हाईलाइट करने से बाज नहीं आते। वी मेक श्योर दैट वी हाईलाइट दोज मिस्टेक्स इवन इफ इट इज सच अ सेंसिटिव, सच एन इमोशनल मोमेंट, राइट? She informs her that they are coming to talk about grandpa and everything that has happened. वो grandpa के बारे में बात करने आ रहे हैं और कैसे क्या हुआ, अचानक से डेथ कैसे हो गई, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आने वाले हैं। Now she says to her husband Henry that they must look better than her sister Elizabeth and her husband Ben in the mourning dress. मतलब भाई शोक मनाने वाली ड्रेस कोई शादी थोड़ी है कि मेरी ड्रेस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। शोक मना रहे हैं तो शोक मनाने में बेहतर ड्रेस कैसे हो सकती है ना? शोक मनाने में इतना तो उसको क्या है कि हमारे पास सिंस थोड़ा बहुत टाइम है। एलिजाबेथ तो अभी जो मेरी यंगर सिस्टर है वो तो अभी आएगी, ठीक है? एलिजाबेथ और बेन तो अभी आएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं, लेकिन हमारे पास पूरा टाइम है। हम उनसे बेहतर ही दिखने चाहिए ताकि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नजर आए, ठीक है? अपने हस्बैंड से कहती है कि हेनरी से कहती है कि तुम्हें भी अच्छे से तैयार हो जाना है, ध्यान रखना हर चीज का, है ना? हेनरी इज नॉट श्योर इफ दे विल कम और नॉट, और हेनरी को क्या लग रहा है कि पता नहीं वो लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे। क्यों? पिता गुजर गए तो यंगर सिस्टर क्यों नहीं आएगी, जो डॉटर है, यंगर डॉटर, वो क्यों नहीं आएगी? इसलिए क्योंकि एक्चुअल में इन लोगों की आपस में पटती नहीं है और थोड़ा सा नोक झोंक पहले ही हुई है पास्ट में। तो हो सकता है कि नाराजगी है ना, इसलिए शायद ना आए। ये कौन सोचता है, कौन कहता है? हेनरी। But she argues that Elizabeth will come at once after her share from their father's possession. एलिजाबेथ नहीं आएगी, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गया हो, चाहे कितने भी हम लोग एक दूसरे से नाराज हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन पिता चले गए हैं तो आफ्टर हर फादर्स पोजेशन, मतलब उसके पापा की प्रॉपर्टी के पीछे पीछे एलिजाबेथ तो भागी भागी आएगी भाई, क्योंकि वो पोजेशन, वो प्रॉपर्टी, वो पैसा इतना है कि वो एलिजाबेथ कभी ना छोड़े, तो डेफिनेटली आएगी। तो ये जो सेंटेंस है ना बेटा, ये क्या दिखाता है? ग्रीड।
ये दिखाता है ग्रीड कि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो आप वो सब चीजें भुला देते हो, है ना। अच्छे मौके पे भले ही ना भुलाओ या एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए भले ही आप अपनी नाराजगी ना भुलाओ, है ना। लेकिन जब बात आती है पैसे की, पोजेशन की, प्रॉपर्टी की, तो आप सारी नाराजगी, सारी दूरियां, जो भी डिस्टेंसेस आ गए हैं, वो सब भुलाकर दौड़े दौड़े चले आते हो, है ना। आगे क्या होता है? She asks Henry to wear grandfather's new slippers so that it looks like Henry is the owner of the slippers and they will not have to divide them. She tells him how she always wanted to have grandfather's bureau. अब यहाँ पर ये जो 3 सेंटेंसेस है ना शुरू के, कि ग्रैंडफादर है वो तो रहे नहीं, तो उनकी चप्पल तुम पहन लो। अब ये जो स्लिपर्स थी ये हेनरी के पैर के साइज की नहीं थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हेनरी ने पहन लेता है। क्यों? बिकॉज इसको ये फोर्स करती है, मिसेस स्लेटर जो है इसे फोर्स करती है कि ये चप्पल पहन लो, ताकि जैसे ही एलिजाबेथ है ना वो तुम्हें ये चप्पल पहने हुए देखेगी तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये चप्पल तुम्हारी ही है एंट्री, तो तुम्हें ये चप्पलों का बंटवारा नहीं करना पड़ेगा, वी वोंट हैव टू डिवाइड इट। क्या यहाँ पर आप लेवल देख रहे हैं? इस सेल्फिशनेस का लेवल देख रहे हैं कि चप्पल तक डिवाइड ना करनी पड़ जाए। ये चप्पल तो जितना हम उसके आने से पहले, एलिजाबेथ के आने से पहले जितना भी हम कैप्चर कर सकते हैं ना, उतना सामान, उतनी चीजें हम कैप्चर कर लेते हैं। ये इंटेंशन है यहाँ बड़ी बहन का, ठीक है, अमेलिया का, ये यहाँ पर इंटेंशन है ना। आप ये देखो ये इंटेंशन किस लेवल तक जा चुका है कि कीमती और ज्यादा महंगी चीजों के ऊपर तो है ही है, चप्पल जैसी चीजों के लिए भी है कि चप्पल डिवाइड ना करनी पड़ जाए। चप्पल डिवाइड करके क्या एक एक पैर में पहनेंगे क्या? बट स्टिल she tells him how she always wanted to have grandfather's bureau under her possession after his death. When Henry says that Elizabeth will not allow this to happen, Mrs. Slater suggests that they could put the old chest of drawers at the place of the bureau and nobody will know about this besides them. Now, bureau होता क्या है बेटा? bureau basically इसका मतलब होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ डेस्क। एक तो डिपार्टमेंट जो होता है ब्यूरो, है ना, एक होता है एक काइंड ऑफ डेस्क। और ये जो डेस्क जो है ना ग्रैंडफादर का, वो बहुत ही शानदार है, जो उन्होंने एग्जीबिशन से लिया था, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही रॉयल, और ऐसा होता है ना एकदम एंटीक स्टाइल का, वैसा एंटीक है ये, तो बहुत अच्छा है और बहुत हैवी है। तो यहाँ पर एमिलिया क्या कहती है कि मैं हमेशा से, जो एल्डर सिस्टर है वो क्या कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि ये जब पापा की डेथ हो जाएगी ना, उसके बाद ये चेस्ट तो मैं अपने पास, नॉट चेस्ट, दिस ब्यूरो, ये डेस्क तो मैं ही अपने पास रखूंगी, है ना, मैं हमेशा से यही चाहती थी। और अब ग्रैंडफादर तो रहे नहीं, तो ये हम अपने पास रखेंगे। तो हेनरी कहता है कि तुम्हारी जो छोटी सिस्टर है वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। तो अमीलिया सेज उसे पता कैसे चलेगा? उसके आने से पहले ही अपन ना अदला बदली कर लेते हैं। तो अदला बदली कैसे करती है? ये जो डेस्क होता है या जो ब्यूरो है वो होता है, वो उठाकर तो ये दोनों नीचे ले आते हैं अपने पोजेशन में कि भाई हम हमारे पास इसको रख रखा है। एक दादाजी की गोल्डन वॉच होती है जिस पर भी अमेलिया की नजर होती है, वो गोल्डन वॉच भी अपने साथ लेकर आ जाती है और उसके ऊपर रख देती है, इस डेस्क पे ब्यूरो के ऊपर रख लेती है। और जहां ब्यूरो रखा था ना वहां पर एक चेस्ट रखकर आ जाती है ना। व्हाट इज अ चेस्ट बेटा? यहाँ बेसिकली ये चेस्ट का मतलब है बक्सा, ठीक है, संदूक भी बोलते हैं इसको, राइट। तो एक संदूक होता है जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती है, बहुत ही पुराना होता है, वो एकदम घिसा पिटा सा, वो पुराना सा बक्सा जो है उस ब्यूरो की जगह रखकर आ जाती है। अच्छा, ये ब्यूरो एक्चुअल में कहाँ रखा हुआ था? दादाजी के कमरे में। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, जितनी चीजें हो सकती हैं, उन चीजों पे कैप्चर करना चाहती है कि छोटी सिस्टर एलिजाबेथ के आने से पहले पहले वो चीज मैं अपने पोजेशन में ले लूं, ताकि कभी भी उसको पता ही ना चल सके कि ये सामान एक्चुअली मेरा नहीं दादाजी का है। तो मैं पहले ही अपने कब्जे में कर लेते हैं, इन सब चीजों को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो वहां उसी रूम के अंदर जो उसके पिता हैं, उनकी डेड बॉडी वहां रखी हुई है, मतलब रखी हुई है एज इन वो वहीं पर है, और कोई इमोशन नहीं है कि देखो पिता चले गए, नो। अरे यार ये जो डेस्क है ना ये कब्जे में कर लेते हैं, ये छोटी सिस्टर को तो पता अब तक नहीं चलेगा, है ना। गोल्डन वॉच है वो भी ले आते हैं। अब ऐसे में विक्टोरिया जो है, जो इनकी बेटी है अमीलिया, मिस्टर एंड मिसेस स्लेटर की बेटी है, उसको ये बेचारी को सारी हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरे दादाजी की चीजें क्यों इस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हो, और क्यों आप लोग फैमिली में इस तरीके से बिहेव कर रहे हो एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो अमीलिया है वो विक्टोरिया से कहते हैं, विक्टोरिया जल्दी जा, दरवाजा बंद करके आ जा, पता चला हम यहाँ सामान की अदला बदली कर रहे हैं और वहां पर जो है एलिजाबेथ और बेन आ गए, फिर हम क्या करेंगे? वो तो हमें रंगे हाथ पकड़ लेंगे, है ना। भाई ये नहीं होना चाहिए, मैं पकड़ी नहीं जानी चाहिए, तो जाके तुम मेन डोर जो है उसको बंद कर दो। नाउ विक्टोरिया सिंस शी इज स्टिल अ किड, तो वो जाती है, दरवाजा बंद भी कर देती है, लेकिन उसको ये सारी हरकतें, शी वाज नॉट हैप्पी विद हर मदर्स वे। इन ये जो मदर्स वेज, जो ये जितनी भी हरकतें कर रही है ना अमीलिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। शी डजंट लाइक सच बिहेवियर ऑफ हर मदर एट ऑल। अब क्या होता है? बिफोर एलिजाबेथ एंड बेन्स अराइवल, मिसेस स्लेटर हैज ऑलरेडी ब्रॉट डाउन द ब्यूरो एंड टेकन द क्लॉक। दोनों सामान वो नीचे लेकर आ जाती है। एंड नाउ मिसेस जॉर्डन एंड हर हस्बैंड एंटर। नाउ जो यंगर सिस्टर उसका हस्बैंड है वो घर पे आ जाते हैं। क्या होता है? मिसेस जॉर्डन इंस्टेंटली सेज दैट फाइनली ग्रैंडफादर हैज बीन डेड। मतलब चलो आखिरकार मर ही गए पापा,
ये कोई बात बोलने के लिए होती क्या? लेकिन ये जो मन की भावना है ना, वो बाहर आने से कौन ही रोक सका है। मतलब ये नहीं होता है ना कि यार पापा अब नहीं रहे, इस तरीके की कोई बात होती है, चलो आखिरकार पापा ना मर ही गए। ये इस तरीके के डायलॉग यहाँ पर ये बोल रही है ना? Mrs. Jordan instantly says that finally grandfather has been dead. She also says that they couldn't come early as they had been waiting for their morning dresses. जल्दी क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि morning dresses के लिए wait कर रहे थे। ये मैं आपको शुरू में explain कर दिया है। तो आप ये छोटे-छोटे incidents देख रहे हो कि ड्रेस, चप्पल, इतनी मामूली चीजें, इवन डेस्क, ठीक है, दैट ब्यूरो, ये इतनी छोटी-छोटी चीजें हैं, आगे चल के खरीदी जा सकती हैं और वो सामान सारा वहीं का वहीं रखा हुआ है। लेकिन छोटी सिस्टर के पास ना चला जाए कोई सामान वाइल डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी, कोई भी सामान एलिजाबेथ के पास या कोई भी ऐसा जरूरी या ऐसा सामान जो मुझे अच्छा लगता है वो एलिजाबेथ के पास ना चला जाए, इसीलिए पहले से ही ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि सब चीजों को कैप्चर कर ले। और यहाँ छोटी सिस्टर जो है वो अपने ड्रेसेस की तैयारियां कर रही है कि बिना कपड़ों के वहां थोड़ी जाएंगे, मॉर्निंग ड्रेस तो होनी ही चाहिए, तो मॉर्निंग ड्रेस लेकर ही वहां जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या इंटेंशन दिखाता है कि इन सभी लोगों का जो ध्यान है वो ग्रैंडफादर की डेथ के ऊपर नहीं है। ग्रैंडफादर की डेथ तो हो चुकी है, उसके बाद पोजेशंस पे उस पर ध्यान है, उसके बाद हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, सोसाइटी के सामने हमें अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, उस चीज पर सारा ध्यान लगा हुआ है ना। Mrs. Slater tells her that Dr. Pringle was sent for, but she asked her sister what the doctor said about the grandfather. ये सेंटेंस में पढ़ना भूल गई थी। बेसिकली जैसे ही ये एलिजाबेथ आती है तो क्या कहती है कि डॉक्टर का क्या कहना है। भाई बुजुर्ग है पिता, डॉक्टर से भी मशवरा लेते ही रहते थे, डॉक्टर से कंसल्ट करते ही रहते थे रेगुलर। तो अचानक से क्या हुआ? तो ये मिसेस स्लेटर क्या बताती हैं कि डॉक्टर प्रिंगल को हमने कांटेक्ट किया था बट ही इज आउट ऑफ टाउन, तो मतलब वो आ नहीं पाए। When Mrs. Jordan said that it was a fatal mistake referring to her grandfather's death, Mrs. Slater does not approve and both start quarreling on how grandfather should have been taken care of. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मिसेस स्लेटर ये बताती हैं कि हमने डॉक्टर प्रिंगल जिससे रेगुलर कंसल्ट करते रहते थे, उन्हें हमने कांटेक्ट जब किया तो हमें पता चला कि डॉक्टर प्रिंगल आउट ऑफ टाउन है, यानी वो नहीं आ पाए। तो इस बात पर मिसेस जॉर्डन यानी जो यंगर सिस्टर है एलिजाबेथ, उसे गुस्सा आ गया और इस बात का मुद्दा बना के झगड़ा करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और झगड़ा किस बात पर होने लगा कि तुम ध्यान ही नहीं रखते हो, वो आउट ऑफ टाउन होते, क्या कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? तुम लोग ने ध्यान ही नहीं रखा, इसीलिए आज ग्रैंडफादर नहीं रहे ना। क्या ये वाकई में सच है? यहाँ पर बेसिकली जो मिसेस जॉर्डन है वो एक ऐसे मुद्दे को पकड़ के झगड़ा करना चाहती है जिससे ग्रैंडफादर की डेथ का सारा ब्लेम कहीं ना कहीं मिसेस स्लेटर के ऊपर आ जाए, मिस्टर मिसेस स्लेटर पे, कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनके केयरलेसनेस की वजह से ग्रैंडफादर इतनी जल्दी चले गए, वरना इतनी जल्दी थोड़ी जाते, है ना। वो तो और जी सकते थे, अभी उनको ऐसा तो कोई इशू था ही नहीं। ये रियल में भी होता है कि हाँ उन्हीं के साथ रहते थे, अब ये ध्यान तो रखते नहीं थे इतना, ना खाने पीने का कोई टाइम है, ना दवाइयों का कोई लेखा जोखा है, पता नहीं कैसे क्या रखते थे साथ। हमारे साथ रहते थे तब तो हम ध्यान रखते थे भाई पूरा, अब उनके साथ रहते थे तो पता नहीं। हमारे साथ रहते थे तो मस्त थे, एकदम बढ़िया थे, एकदम हेल्दी थे, लेकिन ये जब से इन लोगों के साथ रहने लगे तो ना तो तबीयत ठीक रहती थी और अब देखो अब रहे ही नहीं, बचे ही नहीं, डेथ ही हो गई है उनकी। ये बातें एक्चुअल में चलती हैं। तो क्यों चलती हैं? सोसाइटी के अंदर एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि देखो हम तो कितने समझदार, रिस्पॉन्सिबल और हम तो कितने अच्छे हैं, और ये लोग देखो कि बुजुर्ग इनके साथ रहता था लेकिन अपने पिता को, इतने बुजुर्ग आदमी का ध्यान ये नहीं रख सके, कितने लापरवाह, हाउ केयरलेस दीज पीपल आर। ठीक है, दे डिडंट पे एनी अटेंशन टू देयर फादर ओनली, राइट। तो ये तरीका होता है और इसीलिए जानबूझकर इस बात पे झगड़ा करने लगते हैं ये लोग। ठीक है ना। मिसेस स्लेटर टेल्स हर दैट फादर हैड बीन वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग, कहते मेरी वजह से हम बहुत ध्यान रखते हैं और आज सुबह तो पापा बहुत खुश भी थे, कोई हमारी वजह से या हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, पापा बहुत खुश थे और आज सुबह तो वो और भी खुश थे किसी बात पर। ही हैड गॉन टू पे हिज इंश्योरेंस, और क्या कहती है, वो अपना इंश्योरेंस जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का वो भी पे करने गए थे। तो अगर वो खुश नहीं होते तो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते क्या? ना, यहाँ एक छोटी सी चीज समझो, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने का क्या मतलब है बेटा, कि जब तक हम प्रीमियम पे नहीं करते, इंश्योरेंस होता क्यों है कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितना भी पैसा हमने प्रीमियम के तौर पे जमा किया होता है वो पैसा हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को मिलता है। अगर हम प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस का पैसा भी क्लेम नहीं कर पाएगी हमारी फैमिली हमारे जाने के बाद, है ना। प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है वो? कि यहाँ कहने का मतलब है कि पापा बहुत खुश थे। क्यों खुश थे हमें कैसे पता चल रहा है? मतलब मिसेस स्लेटर कह रही है बहुत खुश है, तो क्यों खुश थे? हा करके घूम रहे थे क्या? नो, नथिंग लाइक दैट। बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन था, नॉर्मल सा डे था, लेकिन सिंस यहाँ मिसेस स्लेटर को लग रहा है कि मेरे पापा जो है वो प्रीमियम पे करने के लिए गए थे, तो प्रीमियम इंसान तभी पे करता है जब वो खुश होता है, और मेरे से भी पापा बहुत खुश है, इसीलिए तो वो प्रीमियम पे करने गए हैं कि मैं प्रीमियम पे करूंगा तभी तो मेरे जाने के बाद मेरे इंश्योरेंस का पैसा मेरी बेटी को मिलेगा।
तो इसका मतलब पापा खुश थे। सोच रहे हो सोचने का तरीका मिसेस स्लेटर का कितना खतरनाक है ना? तो देखो, she further said that he must have gone to Ringo Bells after paying the insurance. Now what is Ringo Bell बेटा? इसे पब्लिक हाउस है, जिसे पब भी कहते हैं, बेसिकली पब्लिक हाउस है ना? और रिंगो बेल्स में वो बहुत ही रेगुलर जाया करते थे क्योंकि उनकी फ्रेंड्स वगैरह जो है वहीं पर होते थे। इनका पूरा ग्रुप है एबल मेरीवेदर का, इनका फ्रेंड सर्कल है, तो वहां बहुत रेगुलर जाया करते थे। कहते पहले तो इंश्योरेंस पे करने गए थे और उसके बाद वो जो है रिंगो बेल भी गए थे, वहां पर भी वो लोग गए इंश्योरेंस पे करने के बाद। मतलब बहुत रेगुलर अच्छा दिन था। नाउ मिसेस स्लेटर जो है वो आगे क्या बताती है कि मैं उन्हें खाना देने भी गई थी। भाई जब वो लौट कर आए तो मैं उन्हें खाना देने गई। एंड शी देन पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो। शी देन करेक्टेड हरसेल्फ क्विकली एंड सेड ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स शी आस्क्ड if her sister would visit their father, but she preferred to go after having tea. अब यहाँ पर क्या है, क्या कहती है मिसेस स्लेटर जो है वो क्या बात बता रही है यहाँ पर कि भाई सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया था, घर पर आए तो मैंने उनको खाना भी ऑफर किया। मैं उनके रूम में गई, रूम कहाँ अपस्टेयर्स है, मैं उनके रूम में गई और जिस ट्रे के अंदर मैं खाना लेकर गई थी तो पापा क्या लेटे हुए थे तो उनको जगाना भी था। तो मैंने उस ट्रे को कहाँ रख दिया, मैंने उस ट्रे को पहले ब्यूरो पे रखा और फिर नहीं चेस्ट पर मतलब वो जो ड्रॉर्स है ना उस पर रख दिया। हाँ, ब्यूरो निकल गया मुंह से, क्योंकि हकीकत तो मुंह से निकलती ही है ना। अगर ब्यूरो पे तुमने खाना रखा था तो वो ब्यूरो तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है और पापा जो है वो अपने रूम में थे। तो जब तुमने ट्रे रखी तो तुम ब्यूरो पे कैसे रख पाई? ब्यूरो तो यहाँ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो यानी यहाँ पर ये गलती से इसके मुंह से निकल गया ब्यूरो और फिर उसने हाथों हाथ करेक्ट किया। क्या कहती है, अरे ऑन द चेस्ट ड्रॉर्स, जो ड्रॉर्स वाली वो चेस्ट रखी है ना उस पे खाना रखा, ठीक है ना? तो मतलब सब कुछ बढ़िया चाह रहा, अच्छा ही था। और ये बात बताते बताते क्या कहा, पूछा उसने कि शी आस्क्ड इफ हर सिस्टर वुड विजिट देयर फादर। तो बोलती कि तुम पिताजी वैसे ऊपर ही है, अभी भी ऊपर रूम में उनकी जो डेड बॉडी है उनके बेड पर ही है, तो जाकर तुम भी देखाओ एक बार। किससे कहती है? यंगर सिस्टर से कहती है मिसेस स्लेटर कि जाकर तुम भी देखाओ। तो यहाँ यंगर सिस्टर के अंदर अगर आप नोटिस करें, यहाँ आए हुए इतना टाइम हो गया है, इतनी सारी बातें भी हो गई, डिस्कशन हो गया, एक झगड़ा भी हो गया है, लेकिन अभी तक ये लड़की अपने पिता को देखने नहीं गई है। जो पिता अब नहीं रहा उसकी डेड बॉडी एक बार देखने तो जाए, नजर तो डालने जाए कि कैसे क्या, लेकिन वो अभी तक नहीं गई है। इनफैक्ट जब अमेलिया ने एलिजाबेथ से कहा कि जाके देखकर तो आ जाओ, पापा भी ऊपर ही है, तो क्या कहती है एलिजाबेथ, अरे एक कप चाय पी लेते हैं पहले और उसके बाद देखकर आते हैं। मतलब एक कप चाय पहले पीऊंगी, उसके बाद जाकर देख आऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ मिसेस स्लेटर and Mrs. Jordan discuss how to announce their father's death in the press. Mrs. Jordan suggests reciting a poem, but Mrs. Slater says it will be expensive. Then they come to talk about dividing jewelry and other things. यहाँ पर भाई possessions की सारी बात हो रही है और यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई पिताजी अब नहीं रहे तो उसके बारे में लोगों को बताना भी तो होगा। वी हैव टू टेल एवरीवन। तो किस तरीके से बताएं, क्या तरीका होना चाहिए, न्यूज़पेपर में निकलवा देना चाहिए, ये डिस्कशन चल रहा है। तो मिसेस स्लेटर क्या, मिसेस जॉर्डन यानी यंगर सिस्टर क्या आइडिया देती है कि हमें एक पोम रिसाइट करनी चाहिए, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस आइडिया कि एक पोम की तरह हमको उसको बताना चाहिए पोएटिक अंदाज में, ठीक है। लेकिन मिसेस स्लेटर क्या कहती है, अरे वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में छपाना वैसे भी एक्सपेंसिव होता है और पोएम छपाएंगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा ना। यहाँ पर भी पूरा हिसाब किताब कैलकुलेशन सब चल रही है, राइट। फिर वो जब डिस्कशन हो गया तो उसके बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा करने की बात आई, तो जितना भी पोजेशन है, ज्वेलरी वगैरह जो है, जो भी बाकी चीजें हैं, कीमती चीजें जो है उनके बारे में। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी तो हो गई, जैसे घर बार हो गया, उसके बाद ज्वेलरी तो गहने वगैरह होते हैं, और दूसरी चीज कौन सी हो गई, जो भी महंगी महंगी चीजें इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल दैट ब्यूरो ओनली, ब्यूरो इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, उनके पास जो था वेरी एक्सपेंसिव आइटम एक्चुअली, ठीक है, वो चीजें थी। तो इन सब का बंटवारा होगा भाई। जहां पर मिसेस स्लेटर ने चप्पल तक नहीं बख्शी तो वहां पर ब्यूरो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है ना। आगे Mrs. Jordan tells that father promised to give his gold watch to Jimmy. This amazes Mrs. Slater. Ben seems more concerned about father's insurance money. Victoria tells them that grandpa didn't go to pay his insurance that day. Mrs. Slater doubts that father must have visited Ringo Bells instead of the insurance office. अब यहाँ एक ये पैराग्राफ one of the most interesting paragraphs। यहाँ पर क्या होता है, जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो देखो इनकी बातों करने के मुद्दे क्या है। यूजुअली बातें होती है कि पिताजी चले गए, तब पता है बचपन की बातें कई बार याद करने लग जाते हैं और आप इमोशनल हो जाते हो कि ऐसा अब वो कभी इस तरीके की मेमोरीज ही रह गई हैं, अब तो बस अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पिताजी रहे नहीं, हमारे पास तो बस उनकी यादें ही रह गई है ना। इस तरीके की बातें यूजुअली होती है और ऐसी होनी भी चाहिए। यहाँ पर एक तो बंटवारे की बात शुरू, क्या क्या डिवाइड, कैसे कैसे डिवाइड होगा, वो वाली बात शुरू हो गई है। और उसके बाद क्या बात हो गई, ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि जिम्मी का बहुत ज्यादा मेंशन यहाँ नहीं है, तो जब ये बंटवारे की बात और सामान के बंटवारे की बात हो रही थी ना, तो यहाँ बातों बातों में मिसेस जॉर्डन जो है यंगर सिस्टर, वो क्या कह देती है कि हाँ पापा कितना प्यार करते थे जिम्मी को, वो तो जान छिड़कते थे, ही यूज्ड टू लव जिम्मी अ लॉट। और जब पापा मेरे साथ रहते थे ना, जो ग्रैंडफादर हैं वो मिसेस जॉर्डन के साथ 5 साल तक साथ में रहे थे, बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर एट ऑल। और बाद में वो मिसेस स्लेटर यानी
जो एल्डर सिस्टर उसके पास रहने के लिए आ गए थे और एल्डर सिस्टर के पास रहते हुए करीब 3 साल हो गए थे साथ में रहते हुए। तो मिसेस जॉर्डन क्या कहती है कि जब पापा मेरे साथ थे कितना जान छिड़कती, यूज्ड टू लव जिमी अ लॉट, कितना प्यार करते थे जिमी को, और पता है इतना प्यार करते थे कि उनके पास कोई गोल्डन वॉच होगी पापा के पास, वो गोल्डन वॉच जिमी को देने का प्रॉमिस उन्होंने कर दिया। अब एक्चुअल में ऐसा प्रॉमिस कभी किया या नहीं किया, गॉड नोज, लेकिन ये बात बोलने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि वो जो गोल्डन वॉच है उस पर हमारी मिसेस जॉर्डन की नजर है कि भाई पापा ने अपने पोते को ये प्रॉमिस किया था तो वो तो हमें मिलेगी फिर, है ना, ये वाला यहाँ पर इंटेंशन है। ये सुनकर मिसेस स्लेटर थोड़ी सी घबरा जाती है कि गोल्डन, भाई गोल्ड की वॉच है, वो ऐसे कैसे जाने दूं मैं अपने हाथ से, है ना। तो वो थोड़ी सी सोच के कंफ्यूज हो जाती है कि अच्छा, शी वाज क्वाइट शॉक्ड कि अच्छा ऐसे कह दिया था पापा ने, अरे वाह बहुत बढ़िया। अब मिसेस मतलब जो यंगर सिस्टर है उसका ध्यान तो है गोल्डन वॉच पे, और यंगर सिस्टर का जो हस्बैंड है बेन जॉर्डन, उसका टोटल ध्यान है इंश्योरेंस पे कि इंश्योरेंस का पैसा, प्रीमियम। जब ये बात होते हुए विक्टोरिया ने देखा कि ये जो जितने भी बड़े और समझदार लोग हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग, ये एक आयरनी है, एक तरीके से इन बड़े लोगों को मॉक किया जा रहा है, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि बड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि समझदार हो गए, लेकिन ये समझदार लोगों को ये भी नहीं पता कि किस मौके पे, किस तरीके के ओकेजन पे कैसी बात करनी चाहिए। क्या ये मौका जब डेथ हो चुकी है ग्रैंडफादर की, ऐसे मौके के ऊपर क्या पोजेशंस की बात करनी चाहिए क्या? तो विक्टोरिया ये सारा कॉन्वर्सेशन जब सुन रही थी और जब उसने इंश्योरेंस वाली बात सुनी तो विक्टोरिया ने रिवील किया कि पापा जो दादाजी हैं, दादाजी तो कोई इंश्योरेंस पे करने के लिए नहीं गए थे। तो सब एकदम धिश धिश, मतलब वो होता है ना क्या क्या क्या, वो वाला एक्सप्रेशन आ गया चारों के चेहरे पे कि है इंश्योरेंस पे करने के लिए नहीं गए तो फिर कहाँ गए भाई। तो विक्टोरिया से ही पता चलता है कि वो इंश्योरेंस पे करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो कहाँ गए थे, रिंगो बेल्स जो पब है, पब्लिक हाउस, वहां गए थे। एट दिस बेन कॉल्स फादर अ ड्रंकन ओल्ड बेगर, मतलब जब बेन घर पे आया था तो शुरुआत में जब उसको ये पता चला था कि जो पापा है, जो ग्रैंडफादर है, वो प्रीमियम पे करने के लिए गए हैं, तो उनको बहुत तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज वेरी अ थॉटफुल पर्सन, है ना। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने प्रीमियम नहीं पे किया है, तो उसको क्या कहता है, ड्रंकन ओल्ड बेगर, मतलब एकदम वो हमेशा शराब पीता रहता था और एकदम मतलब बहुत गंदा उसको कहता है। Mrs. Slater is furious because she kept him for 3 years with her. Mrs. Jordan is even more furious and accuses him, saying she kept him for 5 years. Mrs. Slater asks to check if the insurance receipt is in the bureau. Then both the sisters start fighting over the bureau. अब यहाँ पर क्या झगड़ा होना शुरू हो गया कि भाई प्रीमियम पे नहीं किया, प्रीमियम पे नहीं करा, इसका मतलब तो डेथ भी हो गई तो पैसा तो हमको मिलेगा ही नहीं, तो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो अब गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं ये उस डेड पर्सन पे, ग्रैंडफादर पे, और चिढ़कर क्या बोलते हैं, मिसेस स्लेटर कहती है 3 साल हो गए मेरे पास रहते हुए, 3 साल हो गए मेरे पास रहते हुए, और मैंने उनका कितना ध्यान रखा, देखभाल रखी, और इसने प्रीमियम ही पे नहीं करा पापा ने, हमें कोई पैसा ही नहीं मिलेगा। मिसेस जॉर्डन को और तेज गुस्सा आता है, 3 साल से रह रहे थे ना तुम्हारे पास, मेरे पास 5 साल रहे, 5 साल, 5 सालों से मेरे साथ रह रहे, और सोचो मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मैंने तो तुमसे ज्यादा खर्चा क्या होगा। यहाँ पर देखभाल का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे साथ रहे, टाइम स्पेंड किया, नो, मेरे साथ रहे मतलब उनका मेरे को खाना पीना, खर्चा पानी सब मुझे ही तो देखना था। तो यहाँ पर मिसेस स्लेटर को पहले ये गुस्सा आता है कि मैंने 3 साल रखा और यहाँ मुझे एक पैसा भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, और यहाँ मिसेस जॉर्डन का ये कहना है कि मैंने तो भाई 5 साल रखा था, 5 साल उन पर खर्चा किया था और यहाँ मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पापा ने जो है इंश्योरेंस पे ही नहीं करा था। तो यहाँ गुस्सा आ जाता है सबको और सब उसको कोसने लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो है विक्टोरिया जोर से चिल्लाती है और क्या कहती है कि ग्रैंडपा इज गेटिंग हियर, ग्रैंडपा जो है वो यहाँ पर इज गेटिंग अप, कि ग्रैंडपा आ रहे हैं। अब किसी को यकीन ही नहीं होता है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि ग्रैंडपा जब नीचे आ रहे होते हैं तो चारों के चारों जो है देखते ही रह जाते हैं, दे ऑल वर गेपिंग लुकिंग एट हिम। और यहाँ ग्रैंडपा को इस बात का गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि ग्रैंडपा भी कुछ चीजें पूछते हैं, तुम इस तरीके से, तुम मेरे बच्चों तुम यहाँ कब आए, भाई छोटी बेटी को देखता है ना, छोटी बेटी और उसका हस्बैंड आए हुए, अरे तुम लोग यहाँ कब आए, कोई जवाब नहीं। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि तुम लोग इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, कोई जवाब नहीं। दे वर नॉट आंसरिंग हिम एट ऑल। तो इससे हमारा जो एबल मेरीवेदर है वो भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये सब शौक क्यों हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि जिस इंसान को इन्होंने मरा हुआ समझ रखा था, मरने के बाद वाली जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था, झगड़ा भी कर लिया था 2-3 मुद्दों पर, तो वो तो सारा फ्लॉप ही हो गया ना, क्योंकि ये तो जिंदा है, इसकी तो डेथ हुई ही नहीं है। फिर जब आगे आते हैं कि डेथ, और तुम लोगों ने, अच्छा हाँ, कपड़े भी तो काले पहन रखे थे, तो बोले तुमने मॉर्निंग क्लॉथ्स क्यों पहन रखे हैं, ये ड्रेस क्यों पहन रखे हैं तुमने? तो वहां जल्दी से बोलती है कि बेन जो है ना
मतलब जो छोटी बहन का जो हस्बैंड है, उसके भाई की डेथ हो गई थी ना, इसलिए उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ग्रैंडपा बोलते हैं कि भाई कौन मर गया, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है, मतलब बेन का भाई जो है उसकी डेथ हो गई इसलिए। लेकिन फिर जब उसको कुछ पाए ऑफर करते हैं खाने के लिए कि पापा आप कुछ खाएंगे पिएंगे ये, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों की बातें होती हैं वैसे वैसे ग्रैंडफादर को सिर्फ समझ में आ जाता है कि अच्छा तुम लोगों ने सोच लिया था कि मैं मर चुका हूं और इसीलिए तुम मेरे पोजेशंस के ऊपर अधिकार जमा रहे हो। ऐसी क्या बातें होती हैं, बातें ये होती हैं कि यहाँ पर जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं सबसे पहले तो वो हेनरी को देखते हैं कि उसने मेरी चप्पल क्यों पहनी हुई है तुमने। तो यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है मिसेस जॉर्डन के सामने कि पापा आपकी चप्पल है ये, आपकी चप्पल पहननी थी हेनरी ने। माय गॉड कितनी गलत बात है। फिर जो ब्यूरो वहां रखा हुआ है उस ब्यूरो के बारे में बात होती है, गोल्डन वॉच के बारे में बात होती है कि यहाँ कैसे आया, और धीरे धीरे करके जो अमीलिया है उसके सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं कि ये ग्रैंडफादर की डेथ के जस्ट बाद उनकी चीजों पे कब्जा करना शुरू कर देती है और ये कहती है कि ये तो हमारा खरीदा हुआ है, चप्पल भी हमारी है, ये ब्यूरो भी हमने खरीदा है। और इसीलिए ये झगड़ा शुरू हो जाता है अगेन दोनों सिस्टर्स का, और उस झगड़े से यहाँ पर ग्रैंडफादर को समझ में आ जाता है कि अच्छा तुम लोगों को यही लगा कि मेरी डेथ हो चुकी है और इसीलिए जो है तुम लोग जो है डिवाइड कर रहे हो सारा पोजीशन। और इसी झगड़े के दौरान एक ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि क्या आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया है क्या, एंड व्हाट डिड ही से, ही सेज कि नहीं मैंने कोई भी इंश्योरेंस पे नहीं किया है, प्रीमियम नहीं पे किया है, क्योंकि मैं वहां प्रीमियम पे जरूर करता लेकिन अब मेरा प्लान जो है वो चेंज हो चुका है। क्या होता है जो प्रीमियम होता है ना उसकी पे करने की रेसीट देते हैं, ये सारे लोग जो है उस रेसीट को भी ढूंढते हैं, उस ब्यूरो के अंदर भी ढूंढते हैं। कहीं रेसीट जब नहीं मिलती है तो विक्टोरिया बताती है कि रेसीट ढूंढ क्यों रहे हो, पे तो करा ही नहीं है। लेकिन उसी ब्यूरो के अंदर जो है विल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विल यानी जायदाद किसके नाम हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या बताता है, जैसे ही इसको समझ में आ जाता है कि मेरे बच्चे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी पर नजर है, तो क्या कहता है कि इसी ब्यूरो के अंदर जो है मेरी विल के पेपर्स भी हैं, लेकिन अब मैं अपनी विल को जो है वो चेंज करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। और विल को चेंज करके अब उसका क्या प्लान था कि अब मेरा प्लान क्या है कि मैं अब 3 चीजें करूंगा। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि 3 चीजें कौन सी करेगा। तो सबसे पहली चीज तो क्या करेगा, लॉयर के पास जाएगा और विल चेंज करवाएगा। पहले उसकी विल के अंदर क्या लिखा हुआ था, बेसिकली वो अपनी विल चेंज करवा के उसमें क्या लिखवाना चाहता है कि जो मेरा ध्यान रखेगा, हु विल लुक आफ्टर मी, ओनली दैट पर्सन will be able to get all my possession, so only that person will be liable to get all my possession, ठीक है। सिर्फ उसे ही मेरा सारा का सारा पैसा, उसको ही मेरी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ दोनों बेटियां जो हैं वो कहने लग जाती है नहीं नहीं पापा मैं आपका ध्यान रखूंगी, मैं, एंड देन आपस में दोनों झगड़ा करने लग जाती है अगेन कि मैं ध्यान रखूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि नहीं पापा तो मेरे ही साथ रहेंगे, कि भाई अगर मैं ध्यान रखूंगी तभी पापा की पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। लेकिन एलिजाबेथ जो एल्डर सिस्टर जो होती है ना, अमीलिया स्लेटर कहती है तुम्हारे पास 5 साल रहे हैं ना पापा, और तुम्हारे पास बिल्कुल खुश नहीं थे तभी तो मेरे पास आए, और सिंस अब वो मेरे पास आए हैं तो मेरे ही साथ वो रहेंगे, है ना पापा, आप मेरे ही साथ रहोगे। तो क्या सचमुच में जिस तरीके से झगड़ा कर रही है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, क्या वाकई में पापा को अपने साथ रखना चाह रही है, इस ग्रैंडफादर को अपने साथ रखना चाह रही है? नो, उनका एजेंडा क्या है, मेरे पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे ताकि इनके पैसे भी मुझे ही मिल जाए, इनके जो पोजीशन है मुझे ही मिल जाए और कोई डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो सिंस ये अपनी प्रॉपर्टी में जो है वो लिखवाना चाहते थे, अपनी विल में अपनी जायदाद में ये लिखवाना चाहते थे एबल मेरीवेदर, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं किसी के साथ भी नहीं रहूंगा, ना तुम्हारे साथ रहूंगा अमीलिया, ना तुम्हारे साथ रहूंगा एलिजाबेथ, तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मिसेस शेरक से शादी। नाउ हु इज मिसेस शेरक, मिसेस जॉन शेरक, उनसे शादी करूंगा। और ये मिसेस जॉन शेरक कौन है, द ओनर ऑफ रिंगो बेल, वो जो पब्लिक हाउस है ना उसकी ओनर है ये, एंड शी इज अ विडो। तो पहला क्या करेगा, सबसे पहले तो लॉयर के पास जाएगा और अपनी इस विल को चेंज करवाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, इंश्योरेंस पे करेगा, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस पे नहीं हो पाएगा तब तक, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे, तो जब तक प्रीमियम पे नहीं हो पाएगा तब तक इंश्योरेंस का पैसा क्लेम ही नहीं कर सकते डेथ होने के बाद। तो दूसरा काम क्या करेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेगा। और तीसरा क्या करेगा, मिसेस जॉन शेरिक से शादी करेगा। क्यों, क्योंकि मिसेस जॉन शेरिक से वो काफी टाइम से, जो यहाँ पर रिंगो बेल जाता है तो काफी टाइम से उनको जानता है अच्छे से, ठीक है। He then thanks to Mrs. Slater for bringing the bureau downstairs. It would be easy to carry it from there. अब यहाँ पर क्या डिसीजन लेता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अब से मैं मिसेस शेरिक के साथ ही रहूंगा। क्यों शेरिक के साथ इसलिए रहूंगा क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ अब तो, है ना, कल ही हम जाएंगे और शादी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और सिंस मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा सामान भी मेरे साथ जाएगा। तो कपड़े लत्ते तो ठीक है मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन ये जो ब्यूरो था ना ये बहुत हैवी था,
तो ये कैसे मैं लेकर जाता, और अगर मैं किसी कोई सर्विस बुलवाता तो वो पैसे लेती। तो यहाँ पर जाते जाते मिसेस स्लेटर को थैंक्स कहते हुए जाता है कि बहुत अच्छा किया कि तूने इसको नीचे बुलवा लिया, नीचे ले आई, तो क्योंकि वो बहुत हैवी ब्यूरो था और ये जो मिस्टर मिसेस स्लेटर ना बहुत ही मुश्किल से ऐसे उठा के उसको किसी तरीके से नीचे लेकर आए थे। तो उसको बहुत थैंक यू बोलता है हमारा एबल कि अच्छा हुआ बेटा कि तू ये इसको नीचे लेकर आ गई, अदरवाइज मुझे बहुत ही मुश्किल होती इसको नीचे लाने में, है ना। तो यहाँ पर ये जो ड्रामा है, जो चैप्टर है बेटा, कंप्लीट होता है। और इसमें थ्रू आउट हमने देखा कि किस तरीके से फादर की डेथ हो गई लेकिन कोई भी इमोशनल नहीं हो रहा है, कोई भी सेंसिटिव नहीं है, जरा भी एकदम प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एज इन कि मतलब उनके अंदर इमोशंस नहीं है, बस इस चीज पर फोकस ज्यादा है पैसे के ऊपर कि पैसे का बंटवारा अब कैसे होगा, किसके पास कौन सी चीज जानी चाहिए और किस तरीके से चीजों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। मिसेस स्लेटर जो है वो एलिजाबेथ के आने से पहले ही कुछ चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करती है कि ताकि उसे डिवाइड ना करना पड़े। वो ये कह देगी कि ये तो मेरा ही सामान है, ग्रैंडपा का नहीं था, तो चीजें मेरी ही होके रह जाएंगी। चप्पल तक नहीं उसने छोड़ी। और जो यंगर सिस्टर है यानी मिसेस जॉर्डन जो है वो बातों बातों में कि पापा जो है वो तो गोल्डन वॉच जिमी को प्रॉमिस कर चुके हैं, ये वो, ताकि वो कीमती सामान जो है वो मुझे मिल जाए पापा का, राइट। लेकिन जब पता चला कि प्रीमियम पे नहीं किया इंश्योरेंस का तो गालियां निकालने लग जाते हैं, उन्हें बहुत कोसने लग जाते हैं, सच ए ड्रंकन मैन, ड्रंकन ओल्ड बेगर, क्योंकि अगर प्रीमियम पे नहीं कराया तो अब इंश्योरेंस का पैसा तो मिलेगा ही नहीं, और इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलना तो नुकसान हो गया ना। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो है वो बोलने लग जाते हैं। तो ये सब जो हो रहा है उससे हमें क्या समझ में आता है, दैट देयर सेल्फिशनेस एंड देयर ग्रीडीनेस, है ना, कि बहुत मतलबी है और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बहुत लालच है। इस लालच की वजह से ही एक दूसरे से रिश्ता बनाए हुए हैं। जिस दिन अपना पर्पस पूरा हो गया, जिस दिन पैसा मिल गया, उस दिन इनको रिश्ते से कोई मतलब नहीं। आज ये इस फादर के लिए क्या बोलते हैं कि नहीं ये पिता मेरे साथ रहेंगे, दोनों बहनें लड़ रही मेरे साथ, इसलिए नहीं बिकॉज दे लव देयर फादर बट बिकॉज दे वांट देयर मनी, दे वांट हिज मनी, दे वांट हिज प्रॉपर्टी एंड पोजेशंस। तो अगर वो फादर जो है वो आज की आज अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम अगर कर दे, दोनों सिस्टर्स के नाम कर देना, तो ये बेटियों में से एक भी अपने साथ रखने को राजी ही ना हो कि भाई मैं रखूंगी, मैं पापा को साथ में रख लूंगी, नो, कोई राजी ही ना हो, राइट। तो ये रियलिटी, ये एक बहुत ही सीरियस और गंभीर मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के अंदर, इस ड्रामा के अंदर, बहुत ही लाइटर, बहुत ही कॉमिक और ह्यूमरस अंदाज के अंदर बताया गया है, बहुत ही आयरॉनिकल तरीके से बताया गया है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसकी थीम समझते हैं। नाउ द थीम इज अगेन द ग्रीड, हिपोक्रेसी। ग्रीड क्या होता है बेटा? लालच। हिपोक्रेसी क्या होता है? पाखंड, पाखंडी। और पाखंड का मतलब क्या होता है कि सामने से तो बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन मन में जो है वो पाप है, बेसिकली पूरा दिखावा, चोचलेबाजी जिसको कहते हैं, है ना। एंड द ब्रेकडाउन ऑफ मॉरल फैमिली वैल्यूज, मतलब मॉरल फैमिली वैल्यूज एक परिवार के क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, उन एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, जिसके साथ आपने अपना बचपन बिताया होता है, ऐसी बहन के साथ आप इतना ज्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, और दोनों सिस्टर्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही हैं क्योंकि उनका अपना अपना मतलब है, सेल्फिश एटीट्यूड है, दे डू नॉट हैव एनी लव फॉर ईच अदर। और मॉरल वैल्यूज की बात यहाँ इसलिए आती है क्योंकि अगर किसी की डेथ हुई है तो उस मौके को तो एटलीस्ट बख्श देना चाहिए, लेकिन ये लोग उस मौके को भी नहीं बख्श रहे। इनफैक्ट बोथ एमिलिया एंड एलिजाबेथ, दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, कि एक मौका, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ चांस कि मौका मिल जाए और फिर मैं दुनिया के सामने इसको नीचा दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि क्या होगा कि मैं बेटर लगूं, मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल साउंड करूं और सामने वाली केयरलेस साउंड करे। ये इंटेंशन दोनों सिस्टर्स में है, यंगर सिस्टर में भी है कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल साउंड करूं और वो सामने वाली केयरलेस कि भाई इसने ध्यान नहीं रखा पापा का, है ना, इस मुद्दे पर वो अनाउंस कर सकती है कि भाई ये ध्यान नहीं रखा, केयरलेस है। और एल्डर सिस्टर किस तरीके से कि देखो मैं तो पूरी तैयारियों के साथ हूँ और ये देखो ऐसे ही उठकर आ गई, कोई तैयारी नहीं की, मॉर्निंग ड्रेस तक इसने प्रिपेयर नहीं करी, तो कितनी केयरलेस है। और मैं एल्डर सिस्टर, मैं तो पापा का ध्यान रखती थी, मैं कितनी जिम्मेदार, मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाना, रिश्ते नाते उनकी वैल्यू नहीं समझना, यही सारी चीजें जो है इस ड्रामा के अंदर दिखाई गई हैं। दिस इज द थीम। ये जो सेल्फिश सुपरफिशियल नेचर जो है स्पेशली डॉटर्स का, पूरी तरीके से फेक एटीट्यूड जो है, सिर्फ ये दिखाना कि पापा को बहुत प्यार करते हैं बट एक्चुअली सिर्फ उनके पोजेशन से प्यार है, तो यही बस एटीट्यूड है कि किसी से प्यार नहीं है सिवाय पैसे से प्यार है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं अगेन 2 ही क्वेश्चंस लेकर आई हूं, बट अगेन मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चन कितनी वैरायटी ऑफ तरीके से पूछा जा सकता है और आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, चाहे कैसे भी पूछ लो आप आंसर कर पाओगे। तो देखो, फॉर मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, ग्रीड फॉर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर लव फॉर देयर फादर कमेंट। ये तो हम थ्रू आउट पढ़ ही रहे हैं कि दोनों बहनों के लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उनकी ग्रीड।
यहां पर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ, या हाउ विल यू जस्टिफाई ग्रीड इन दिस चैप्टर, आपसे ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन they didn't love their father but money, ये आप किस तरीके से कह सकते हैं। या डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेसी इन द चैप्टर। बहुत सारे तरीके से ये सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको क्या ही चीज बतानी है, आपको सिर्फ ये चीज बतानी है, दे बोथ प्रिफर मनी ओवर देयर फादर। ठीक है, और क्यों ऐसा, क्योंकि किसी ने भी फादर को लेकर बात नहीं की, बल्कि सिर्फ डिवाइड करने की बात कर रहे थे कि फादर की जो पोजेशंस है, फादर की जो प्रॉपर्टी है, उनकी विल जो है, उनका जो इंश्योरेंस है, उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। उनका ध्यान मॉर्निंग ड्रेसेस पर ज्यादा था। ठीक है, सिर्फ ये चीजें, मैं साइड में भी हो जाती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी जो चीजें हैं उसी पर इनका पूरा ध्यान था। हर वैल्यूएबल चीज, हर इंपॉर्टेंट चीज जो है सिर्फ उसके ऊपर ही कि वो हमें कैसे मिल जाए, हम कैसे कैप्चर करें, उसी पर बस ध्यान था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन कह रही हूं बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए ट्रांसलेटेड मीनिंग मत समझिए, इसका एसेंस समझिए। सिर्फ मिसेस एंड जॉर्डन एंड मिसेस स्लेटर के हिसाब से मत सोचिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से सटायर अप्लाई होता है इस चैप्टर पे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो बच्चे, आजकल के बच्चे हैं, ठीक है, जो वैल्यू बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कि आजकल के जो जनरेशन है, नॉट बच्चे, आजकल की जो जनरेशन है, उनमें आप ग्रीड को या उनमें आप हिपोक्रेसी को किस तरीके से बताएंगे कि वो हिपोक्रेट होते हैं कैसे, इन रेफरेंस टू द ड्रामा द डियर डिपार्टेड। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर वर्ड्स की बात करें, एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, बट आंसर विल बी द सेम। ठीक है, सेम या हम कह सकते हैं सिमिलर, हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट इधर उधर हो, आपको कोई और पॉइंट बेटर लगे, ऑफ कोर्स आप उस पॉइंट को यहां रख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल द डियर डिपार्टेड। द डियर डिपार्टेड, ये टाइटल को जस्टिफाई करना है। क्या ये बिल्कुल सही टाइटल है? हाँ, और बेसिकली ये टाइटल क्या है, ये एक आयरनी दर्शाता है। ये टाइटल जो है वो एक आयरनी दर्शाता है। देखो, रिप्रेजेंट्स, या मेरे को कहना चाहिए रिफ्लेक्ट्स आयरनी। क्यों, हाउ कम इट रिफ्लेक्ट्स आयरनी? इट रिफ्लेक्ट्स आयरनी क्योंकि डियर का मतलब क्या होता है? लव्ड वन, जिसे हम प्यार करते हैं। क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं पर किसी भी कोने में आपको ये समझ में आया इन बच्चों के थ्रू, एक्सेप्ट विक्टोरिया, किसी के भी थ्रू क्या ये समझ में आया आपको कि कोई भी इस फादर से प्यार करता है, किसी के भी ये फादर डियर फादर है या डियर ग्रैंडफादर है, किसी के भी एटीट्यूड से आपको लगा? नहीं। तो इवन द फर्स्ट वर्ड इज आयरॉनिक इटसेल्फ, कि कहने के लिए डियर है, ही वाज लिटरल, इन लिटरल सेंस ही वाज नॉट डियर एट ऑल। डिपार्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जिट, प्रीमेच्योर एग्जिट। बेसिकली यहां पर कि पिताजी जो है वो चले गए हैं और समय से पहले चले गए एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे डिपार्चर होता है ना, जाना, अराइवल आना, डिपार्चर जाना, तो चले गए हैं। तो यहां पर जो चले गए तो एक्चुअल में चले गए थे क्या? नहीं, लेकिन ये जो सोते रह गए थे ना, बेसिकली हुआ बस ये था कि नींद आ रही थी बहुत गहरी और थके हुए थे और सोए, तो इतनी ज्यादा गहरी नींद में चले गए थे कि हमारी मिसेस स्लेटर को लगा कि चले ही गए। तो ये इशू बस हो गया था, ज्यादा उसमें कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने पहले उसको मेंशन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर है कि उसको लगा चले ही गए टोटली, है ना, तो उसने सबको बता भी दिया कि चले गए चले गए चले गए, ये चीज हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि उनके पोजेशंस, हम अगेन वही रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ये वाली, तो कि उनके सारा सामान, पोजेशंस, प्रॉपर्टी, जायदाद, ज्वेलरी, सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर ये आयरनी है कि अगर कोई डियर वन होता है, लव्ड वन होता है अगर, तो आपका ध्यान भी नहीं जाता है उसके पैसों पर या उस मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है ना। आप सिर्फ इस दुख में रहते हो कि हमारा एक इतना लव्ड वन चला गया और हमेशा हमेशा के लिए चला गया, इस दुख में रहते हो। लेकिन ऐसा दुख तो यहाँ किसी को हो ही नहीं रहा था, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज कंप्लीटली आयरॉनिक, full on ironic, and that's why it is the most suitable title to describe, to explain या to express this satire, right? आया समझ में? तो आई होप बेटा अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का आंसर और पहले भी जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वो भी मुझे प्लीज जरूर बताइए। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुने, स्किप किए बिना सुने, आपको वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम में आपके आंसर फ्रेमिंग में आपको बहुत ही ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो भी आप लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड मेक
और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।